डॉक्टर साहब, बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के लिए 1091 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। अब एनर्जी सेक्टर में आपको क्या लगता है इस बजट में कौन सी अच्छी चीज़ है जो कि आवाम के लिए, और ख़ास तौर पर आवाम का यही एक सवाल होता है कि अगले साल क्या बिजली की प्राइसेस जो है या एनर्जी की प्राइसेस जो है वो कम हो पाएंगी, और आपको कैसा लगा इस साल का बजट? देखिए, ये एक टिपिकल बजट है जैसे कि पहले आते रहे हैं। आपको मालूम है कि एनर्जी सेक्टर जो है उसको पूरी तरीके से फंसा दिया गया है एक सर्कुलर डेट के ट्रैप में। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में अ, सर्दियों में 7 से 8 हज़ार मेगावाट्स की सिर्फ ज़रूरत होती है और गर्मियों में बढ़कर 22 हज़ार मेगावाट तक चली जाती है। लेकिन नेपरा ने जो जनरेशन लाइसेंस इशू किए वो जो है तकरीबन 46 हज़ार मेगावाट के कर दिए, जिससे कि इतनी कैपेसिटी लग चुकी है 46 हज़ार मेगावाट की। बल्कि और भी 15 से 20 हज़ार मेगावाट्स के लाइसेंस इशू हो चुके हैं जो कि पाइपलाइन में हैं। इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अवैस लगारी साहब ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ पावर हैं, उन्होंने रुकवाया है कि जब पाकिस्तान में 22 हज़ार मेगावाट्स के अगेंस्ट 46 हज़ार मेगावाट लगी हुई है तो फिर आपको और जनरेशन लाइसेंस इशू करने की जरूरत क्या थी। तो वो उन्होंने कुछ रुकवाया है, लेकिन फिर भी अब 22 हज़ार और 46 हज़ार के दरमियान का जो फर्क है वो कैपेसिटी पेमेंट्स के तौर पर आपको अरबों नहीं खरबों रुपए देना पड़ता है आईपीपीज को। तो इसका कोई हल निकालना चाहिए था इस बजट में, जो कि अभी इस तरीके से हमें नजर नहीं आया कि ये जो फर्क है इसको किस तरीके से आप पूरा करेंगे। इसका तरीकेकार सिर्फ यही है कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करें। जो आपने 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने थे सीपेक के साथ साथ, उनको जितना जल्दी हो मुकम्मल करें। उनमें से 3 तो मुकम्मल होने के नज़दीक थे। उनको जो है बिजली प्रोवाइड करें, उनको गैस प्रोवाइड करें, उनको पानी प्रोवाइड करें, उनकी जो सर्विसेज हैं, यूटिलिटीज़ उनको चाहिए वो फौरी तौर पर प्रोवाइड करके वहाँ पे आप बिल्कुल तैयार वो जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, वो आप चाइनीज़ इंडस्ट्री को जो है ऑफर करें, चाइनीज इन्वेस्टर्स को ऑफर करें। वो आएंगे, वो यहाँ पर सेटअप करेंगे। सिंकियांग प्रोविंस से इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट होगी। जितनी जल्दी आप उसको शिफ्ट करवाएंगे उतना तेजी के साथ आपके मुल्क में तरक्की होगी। और ये जो डिफरेंस है बिटवीन 22,000 मेगावाट्स और 46,000 मेगावाट्स, ये जो है ये उस तरफ चला जाएगा जो कि चाइनीज इंडस्ट्री इस्तेमाल करेगी। लेकिन इस तरह की कोई हमें इंसेंटिव्स नजर नहीं आए। चाइनीज इंडस्ट्री सिर्फ उस वक्त शिफ्ट होगी जब आप जो है रीजन में 4 गुना महंगी बिजली और गैस नहीं बेचेंगे उनको। आपको उस रेट पर उनको बिजली और गैस देनी होगी जिस रेट पर उनको चाइना में मिलती है या किसी और मुल्क में मिलती है इस रीजन के। देखें, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इनमें पाकिस्तान से बिजली का टैरिफ 4 गुना कम है। इस वजह से वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो बहुत फरोख पा रही है और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कम्पीट नहीं कर सकती। लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं जो इंडस्ट्री के साथ काम करते थे। इस तरीके से जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको आपने क्या मुराद दी हैं? तो कमर्शियल कंज्यूमर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता बिजली और गैस, तो उसको आपने क्या मुराद दी हैं? तो ये चीज़ें बजट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी। आपको इस फर्क को कम करना होगा। जो 4 गुना महंगी है आपकी बिजली इस रीजन में, इस फर्क को कम करना होगा। टैरिफ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना होगा ताकि जो आपका ये कैपेसिटी आपने लगा दी 46,000 मेगावाट की, जब तक ये पूरी की पूरी खर्च नहीं होगी वो उस वक्त होगी जब आप टैरिफ को कम करेंगे। तो फौरी तौर पे ये इकदाम लेने की ज़रूरत थी जो कि मुझे इस तरह नज़र नहीं आए हैं। बाकी यह है कि थोड़ा बहुत रिलीफ जो है दिया गया है जो सरकारी मुलाजमीन को और पेंशनर्स को। उसके अलावा तो बाकी टैक्सेस ही हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आप सर्कुलर डेट की बात कर रहे थे, तो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना में सर ये इंकशाफ हुआ है कि बिजली और गैस का मजमूई जो सर्कुलर डेट है वो 5,100 अरब रुपए है, और ये लास्ट ईयर सर 3,500 अरब रुपए था। पहले तो आपको पता है सिर्फ बिजली का एक सर्कुलर डेट होता था, अब बिजली और गैस दोनों का सर्कुलर डेट होता है। तो बड़े दावे तो बहुत किए गए कि इससे छुटकारा पा लिया जाएगा। ये कितना बड़ा बोझ है हमारी इकोनॉमी पर? जी, आपको मैं इसकी वजह बताता हूं। पहले सिर्फ बिजली का होता था सर्कुलर डेट। आपने बिल्कुल सही कहा है। ये जब से एक बहुत गलत पॉलिसी पाकिस्तान में लाई गई कि एलएनजी बेस्ड पावर प्लांट्स लगाए गए और इंपोर्टेड एलएनजी पर आपने अपने पावर प्लांट्स भी लगाए और एलएनजी इंपोर्ट करनी शुरू की और उसको मेन गैस ग्रिड में भी डाला। उसी से आपने जो है खाद भी बनवानी शुरू की, लोगों के घरों में भी देनी शुरू की, इंडस्ट्री को भी देनी शुरू की। ये किसी तरीके से भी पॉलिसी जो है ये सही नहीं थी। इस पॉलिसी से की वजह से जो आपने अभी बताया कि 5 ट्रिलियन से ज़्यादा का आपका सर्कुलर डेट हो चुका है, जब पहले सिर्फ बिजली का होता था। बिजली का सर्कुलर डेट पे करने के लिए आईपीपीज को वक्तन फवक्तन जो है हुकूमतें पे करती रहती हैं और उससे वो कम होता है थोड़ा बहुत। सारा बोझ जो है वो
बेचारे अवाम पर डाल दिया जाता है, उनके लिए टैरिफ महंगा करके ये पैसा इकट्ठा करके आईपीपीज को दे दिया जाता है। लेकिन जब से ये एलएनजी का चक्कर शुरू हुआ इंपोर्ट करने का, तो अब ये है कि सर्कुलर डेट गैस का भी इतना ज़्यादा हो गया है। आप ये देखिए कि ये बहुत गलत पॉलिसी थी कि इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन की जाए। इसमें इंपोर्टेड कोल, इंपोर्टेड फर्नेस ऑयल और इंपोर्टेड एलएनजी शामिल थी। आपके पास पहले ही ज़र मुबादला की बहुत ज़्यादा कमी है, फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा कमी है। अब आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, अब आप फॉरेन एक्सचेंज आपके पास है नहीं, तो वो पावर प्लांट्स जो हैं बंद पड़े हैं। बंद पावर प्लांट्स जो हैं, क्योंकि आपके साथ उनके इस तरह के मायदे हैं आईपीपीज के साथ कि आपने उनको पैसे देने ही देने, चाहे आप उनसे बिजली खरीदें या ना खरीदें। 30-30 साल के मायदे हैं, 25-25 साल के मायदे हैं। तो जब तक वो मायदे उनके साथ मौजूद हैं, आपको उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, चाहे वो बिजली बनाएं ना बनाएं, आप खरीदें या ना खरीदें। इसकी वजह से मुल्क दिवालिया हो गया, इसकी वजह से लोग दिवालिया हो गए, चीखें निकल गई। लोग एक पंखा 2 पंखे लगाते हैं, गरीब लोग, और उनसे बिल नहीं दिया जाता। वो बिलों के लिए जो है चक्कर लगाते हैं वापडा के दफ्तर के, और वहाँ पे उनसे किस्तों पर करवाते हैं कि हमसे किस्तों में पैसे ले लो। आपने कौम को भिखारी बना दिया सिर्फ इस पावर सेक्टर के आईपीपीज को मराद देकर, और उनको इतनी बुरी तरह की पेमेंट्स करके वो खरबों रुपए कमा रहे हैं बगैर बिजली बनाए, बगैर कोई काम किए। बिल्कुल तो डॉक्टर जिस साहब। मुल्क में सूरत हाल हो, तो फौरी तौर पे उसको बेहतर करने के लिए बजट में कोई ना कोई तजावीज़ आनी चाहिए थी। डॉक्टर बिशारत साहब, अभी ये इस गवर्नमेंट का तीसरा बजट है और कहा यह जाता है कि जैसे कि कल एहसन इकबाल साहब ने भी ये कहा कि लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी की हमें मार पड़ी हमारी मईशत को। वो तो कहते हैं 10-10 साल के तसलसल के साथ पॉलिसीज़ बनाई जाएं, उसको एग्जीक्यूट किया जाए और उसके बाद फिर वो ट्रांसक्राइब हो गए हमारी इकॉनमी में, उसका इफेक्ट हमें मुआशी तौर पर देखने को मिलेगा। तो ये 3 साल के बजट जो आपने भी देख लिए हैं आज का मिला के, तो इसमें कोई कंटिन्यूटी आपको नजर आ रही है, कोई तसलसल इनमें नजर आ रहा है, कोई पॉलिसी नजर आ रही है आपको? देखिए जी, तसलसल तो वही है कि टैक्सेस आप ज़्यादा लगाएं, लोगों से टैक्सेस इकट्ठे करें। जैसे अभी आपने पेट्रोलियम लेवी की बात की, मैं आपको मिसाल दूं कि 198 रुपए के टैक्सेस और जो है लेवीज हैं 1 लीटर के ऊपर पेट्रोल के। अब आप ये बताएं कि एक गरीब आदमी जो एक मोटर बाइक चलाता है, चाहे वो उस मोटर बाइक पे बाइकिया के तौर पर चलाता हो या अपने दफ्तर जाता हो या और काम करता हो, 1 या 2 लीटर्स डालता है ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में। 2 लीटर के ऊपर वो 400 रुपये जो है वो तकरीबन लेवी उसके ऊपर वो टैक्स देता है। अब वो 400 रुपये है, एक महीने के अंदर 12,000 रुपये एक गरीब तरीन आदमी पाकिस्तान का 12,000 रुपये सिर्फ पेट्रोल पे टैक्स देता है। बाकी चीज़ों पे वो जो टैक्स देता है वो अलहदा है, अपनी इनकम पे भी देता है, अपनी जो चीज़ भी खरीदता है उसके ऊपर 18% जो है जीएसटी है। तो ये उससे आप इतना टैक्स लेते हैं। लेकिन ये जो दुकानदार जिनकी 20-20 लाख रुपए महीना इनकम है, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 5 लाख, इससे कम नहीं है, ये जो है महीने की इनकी इनकम है और इनके ऊपर 1 पैसा टैक्स नहीं है। ये जो जमींदार है, बड़े जमींदार हैं, आप 12 एकड़ तक वाले जमींदार को छोड़ दें, जो बड़े जमींदार हैं जिनकी अरबों रुपए साल की इनकम है, उनके ऊपर 1 पैसा टैक्स नहीं है। आप ये देखें कि अभी ईद गुजरी है, बकरीद गुजरी है, तो एक एक डेयरी फार्मर ने 5-5 हजार जो है बैल बेचे हैं। एक बैल जो है 5 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का बेचा है। अरबों रुपए एक एक डेयरी फार्म वाले ने कमाया, और एक एक जो है ये बुल फैटनिंग जो फार्म होते हैं उन्होंने कमाया है। 1 पैसा उनके ऊपर टैक्स नहीं है। एक एक बकरा जो है 1.25 लाख रुपए का बिका है। गरीब आदमी ने को मजबूर किया है कि मिडिल क्लास वाले को तुम खरीदो, और वो 1.25 लाख रुपए का एक बकरा जो है उसके ऊपर 1 पैसा टैक्स नहीं है, जिसने वो जो है 1000 बकरे लेके आया था बेचने के लिए मंडी में। तो आपको उसके अलावा रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स नहीं है, आपके रिटेलर्स के जैसे मैंने कहा उनके ऊपर टैक्स नहीं है। तो जब तक ये ज्यादा से ज्यादा कमाने वाले लोग जो हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, जमींदार हैं, जब तक इनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगाएंगे, अवाम जो है वो उसका दिवालिया जो है निकल जाएगा। और उसका तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि आप अपनी असेंबलीज में ऐसे लोग लाएं जो मिडिल क्लास से हो, पढ़े लिखे हो। आपकी इस वक्त असेंबलीज में 85% बड़े जिम्मेदार और बड़े कारखानेदार बैठे हुए हैं, बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। वो पॉलिसीज अपने लिए बनाते हैं। तो ये अवाम की भी बहुत बड़ी गलती है कि वो उन लोगों को इलेक्ट करते हैं जो कि अपने मफादात के लिए काम करते हैं, जो बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े कारखानेदार हैं, वो अपने लिए पॉलिसीज बनाएंगे। अवाम अपने में से, अपने जैसे लोगों में से जब इलेक्ट करेंगे, मिडिल क्लास से इलेक्ट करेंगे, तब जाकर उनके मसाइल हल होंगे।